ठीक है। तो वर्णमाला पढ़ाएंगे आज। वर्णमाला में सबसे पहले मार्कर कहाँ, हिंदी में वर्ण तालिका पर बात करेंगे। वर्ण तालिका में क्या क्या होता है। मार्कर ही नहीं मिल रहा। अगर हम वर्ण तालिका की बात करें तो वर्ण तालिका में दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं, दो प्रकार के तत्व होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो अगर हम स्वरों की बात करें तो एक स्वर होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और एक और होता है प्लुत स्वर। ये तो स्वर के भाग हो गए, स्वर के प्रकार हो गए, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लेकिन उससे भी पहले प्रश्न यह आता है कि स्वर किसे कहते हैं, या स्वर क्या है, अथवा स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर की परिभाषा पर अगर हम जिक्र करें तो वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का कोई अवरोध न हो, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध न हो, ठीक है। वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी प्रकार का कोई अवरोध न हो, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर, ठीक है। ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम स्वर। जब कोई भी अवरोध न हो, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में कोई भी अवरोध न हो, तो हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं स्वर। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि किसी वर्ण का उच्चारण करने में यदि किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, या दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उच्चारण करने में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। अर्थात स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र है। कहने का मतलब स्वर स्वतंत्र है, इसका उच्चारण करने में किसी भी प्रकार के किसी भी वर्ण का कोई भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके उच्चारण में हमको क्या होता है, कोई भी अवरोध नहीं होता है। स्वरों के उच्चारण में कोई भी अवरोध नहीं होता है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वर्ण तालिका की अगर हम बात करें और स्वरों की बात करें तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करते हैं, ह्रस्व स्वर में निम्नलिखित स्वर आते हैं। वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण आ, ई, उ और री, ये चार वर्ण क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या हम क्या लिख लेते हैं, 4। इनकी संख्या हम 4 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ये तो ह्रस्व स्वर हो गए, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में कम से कम, ठीक है, कम से कम क्या लगता है, कम से कम समय लगता है। जिनका उच्चारण करने में क्या होता है, हमको सबसे कम समय लगता है। जिनका उच्चारण करने में हमको क्या होता है, सबसे कम समय लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात करें, ह्रस्व स्वर के बाद हम दूसरा नंबर पर बात करेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, दीर्घ स्वर की खासियत यह होती है, इसकी विशेषता यह होती है, इसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की तुलना में
ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की तुलना में क्या होता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, तो जैसे आ ई ऊ री है, इनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, और दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने में क्या होता है, सबसे इनकी तुलना में अधिक समय लगता है। अब देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। बड़ा आ एक क्या है, दीर्घ स्वर है। बड़ी ई क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक, बड़ा ऊ क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, ए ओ आओ। ठीक है, ये कुल 7 जो है 7 स्वर ऐसे हैं जो दीर्घ स्वर हैं। अब देखिए हिंदी में अगर हम स्वरों की बात करें तो कुल 11 स्वर हिंदी में, 7 ये और 4 ये, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या बराबर कितनी है, 11। ठीक है, अन और आहा की अगर हम बात करें, जो अन है और आहा है, हाँ अन और आहा, ये दोनों क्या हैं, अयोगवाह हैं। क्या है, अयोगवाह। इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, एक और नाम है इनका। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, जैसे इसे हम विसर्ग कहते हैं, आहा। तो अयोगवाह के अंतर्गत क्या होता है, अन और आहा आता है। अब हम बात करेंगे प्लुत स्वरों की। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर की विशेषता क्या होती है। प्लुत स्वर की विशेषता यह है कि प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व तथा दीर्घ इन दोनों की तुलना में अधिक समय लगता है। यानी प्लुत स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। अगर हम उच्चारण में समय की बात करें तो इसके में ह्रस्व स्वर में सबसे कम, दीर्घ में उससे अधिक और प्लुत में सबसे अधिक। ठीक है, तो प्लुत स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, इसलिए इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको हम स्वरों की काउंटिंग में इनकी गणना नहीं करते हैं। उसका कारण यह है कि प्लुत स्वर जो होते हैं इन्हीं ह्रस्व और दीर्घ से मिलकर बने होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लुत स्वरों की गणना हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों इन्हीं दोनों से मिलकर बने होते हैं। अब प्लुत स्वर में अगर हम ये कहें ओम, क्या कहें, ओम। अगर हम एक बड़ी ध्वनि में ओम ऐसे कहते हैं तो इसके उच्चारण में हमको अधिक समय लगता है, लगभग ह्रस्व स्वरों की तुलना में लगभग 3 गुना समय लगता है ना। लगभग की अगर बात करें तो ऐसे स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम कहें राम, राम ना, राम की जो ध्वनि निकालेंगे तो ये किस में आएगा, प्लुत स्वर में आएगा। वर्ण तालिका के अंतर्गत स्वरों में हमने बताया कि कुल स्वरों की संख्या 11। ठीक है, और वर्णमाला के अंतर्गत जो स्वर होते हैं आ से लेकर आहा तक, उनमें जो है अयोगवाह की संख्या, अयोगवाह की संख्या, अयोगवाह 2 हैं और कुल स्वरों की संख्या 11 हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 13। ठीक है, टोटल हो गए 13। अब हम वर्णमाला की अगर बात करें, हम व्यंजन की बात करते हैं। हमने स्वरों की बात कर लिया, अब हम क्या करेंगे, व्यंजन की बात करेंगे। तो व्यंजन की बात करने के लिए यहाँ हम लिख देते हैं व्यंजन।
व्यंजन को अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्शी व्यंजन। क्या होगा, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। स्पर्शी व्यंजन में आप समझ लीजिए कि का वर्ग से लेके, का वर्ग से पा वर्ग, का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन। का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन की अगर हम बात करें तो का से पा वर्ग तक अगर हम जोड़ लेंगे तो व्यंजनों की संख्या आएगी 25। और इसी स्पर्शी व्यंजन में दो और व्यंजन जोड़े जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ड़ा तथा ढा। ये दोनों स्पर्शी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका एक दूसरा नाम भी है, इन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं इन दोनों को। हाँ, दूसरा नाम इनका द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं। अब देखिए, स्पर्शी व्यंजन में अगर हम बात करें तो व्यंजनों की संख्या 25 और ये दो कितने हो गए, 27। व्यंजनों की संख्या 27। अब स्पर्शी व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रकार का इसका एक क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन होता है, कौन कौन से व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं, तो इसमें आता है या, वा, रा और ला। या, वा, रा, ला ना, ये चार व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या, वा, रा, ला। ठीक है, या और वा, इनका एक और नाम है, या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। या और वा क्या है, अर्धस्वर इनको कहते हैं। उसके बाद रा और ला। ठीक है, रा की अगर हम बात करें ला को कहते हैं लुंठित व्यंजन और ला को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। अब स्पर्शी हमारा हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया, और इसके बाद क्या होगा, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आता है, सीटी वाला सा। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है
तालव्य सा ना। फिर है सादा सा, या इसको दंत सा भी बोलते हैं। फिर ये वाला सा मूर्धन्य सा, और फिर क्या होगा, हाँ ना। आगत व्यंजन इसी का है, इसको हम यहाँ से ले आके ऐसे कर देते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो विदेशी भाषा के हैं, लेकिन यहाँ आकर के वो व्यंजन यहाँ के हो के रह गए हैं। तो बाहरी व्यंजन जो हैं, बाहरी भाषा के जो वर्ण यहाँ रख लिए गए हैं और प्रयोग किए जाने लगे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में क्या है, दो हैं, जा और फा। जा और फा क्या है, आगत व्यंजन है। फिर उसके बाद है आपका आगत व्यंजन के बाद ये आगत व्यंजनों की संख्या 2, इनकी संख्या 4, इनकी भी संख्या 4 और इनकी संख्या 27। तो कितना हो गया, अगर हम जोड़ें तो 27 और 4 31, 31 2 33, 33 और 4 37। अभी हमारे पास 4 वर्ण और बचे हैं। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, अर्थात दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है, 4। छत्रा, ज्ञा और छत्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक है, स्रा। तो ये हमारा व्यंजन का क्या हो गया, व्यंजन को हमने कैटेगराइज कर दिया और हम सभी व्यंजनों को अब जोड़ लेंगे। 4 4 8 12 और 12 2 14।